स्वागत है आपका विकेस्टर 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी जीवन की मौलिक इकाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूँ, डेफिनेटली आप इस वीडियो को देख कर जाइएगा। ज़रूर आपको 2 से 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। हम वहीं पढ़ाएंगे, वहीं थ्योरी पढ़ाएंगे। जो स्टेटमेंट में क्वेश्चन स्टेटमेंट अगर पूछेगा, स्टेटमेंट की तरह क्वेश्चन पूछेगा तब भी आप कर पाएंगे, और वन लीनियर पूछेगा तब भी कर पाएंगे। वीडियो को देरी ना करते हुए करते हैं हम स्टार्ट। और हम इंपॉर्टेंट वर्ड टॉपिक की बात करेंगे, है ना, जो हमने अंडरलाइन किया है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भैया मेरे वीडियो को आप कम से कम फुल डिटेल देखा करिए, फुल देखा करिए। देखिए मैं क्या कहने वाला हूँ कि पहले होते ही कार की एक पतली प्लेट के अवलोकन पर तो पूछता है कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले किस पर प्रयोग किया था। तब तो कार की एक पतली काट लिया था, उस पर इसने अवलोकन किया था। रॉबर्ट हुक ने पाया कि अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं जिनकी संरचना कैसी होती है, मधुमक्खी की छत्ते से होती है। ये क्वेश्चंस आया हुआ है ना, कि कार की जो संरचना है उसको कैसे, किसके आकार की होती है, मधुमक्खी की छत्ते की, या और ऑप्शन दिया था, ठीक है। तो और भी वीडियो को स्किप न कीजिए, आगे देखिए। आप पहले आपको दिखा देता हूँ ये सारी चीज़ें। आपको पता है यहाँ पे स्टेटमेंट ये वाला जो आया था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने अंडरलाइन किया था वही क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ठीक है। तो आप ध्यान रहे, इसको पढ़कर ही जाइएगा। देखिए यहाँ से स्टार्ट के अंत प्रति द्रव्य जलिका प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ये सब आया हुआ है, ठीक है। तो वीडियो में आप बने रहिए। क्लियर। मैं आपको जो अंडरलाइन वाला क्वेश्चन है, जो अंडरलाइन किया है, मैं वही पढ़ाऊँगा। और डेफिनेटली आप पढ़ कर जाइए, उसके बाद एग्ज़ाम देकर आइए, फिर मुझे बताइए कि हाँ सर आपने सही पढ़ाया था, ठीक है। चलिए चलिए ज़्यादा वो नहीं करते हैं, ठीक है। क्या किए थे, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कार की एक कार की एक पतली काट लिया था, उसका अवलोकन किया तो उस पर छोटे छोटे प्रकोष्ठ दिखाई दिए जो मधुमक्खी के छत्ते जैसे प्रतीत होते हैं, ठीक है। कार क्या होता है, कार एक पदार्थ होता है जो ब्रिज की छाल से प्राप्त होता है। क्लियर है ना। सन 1665 में हुक ने एक स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी देखा, अपने अपने सूक्ष्मदर्शी से देखा, जो स्वयं निर्मित किया था। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को सेल कहा। क्या कहा, सेल कहा। यह लैटिस शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। बस आपको ये इतना करके जाना है। क्लियर। आगे आ जाइए। ये उसने किया था, इसको हमें नहीं देखना है, ठीक है। एक चीज़ और देखिएगा दोस्त मेरे, प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं, ये देख लीजिएगा। ये क्वेश्चंस में आ सकता है, पूछ सकता है कि ये जो डॉटेड लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं, तो केंद्रक बोलते हैं। और जो ऐसी संरचना होती है डॉट डॉट की बगल में होती है, वो सेल्स हमारी होती है। क्या होती हैं, सेल्स होती हैं। इसको आप देख कर जाएंगे, ठीक है। चलिए हम जल्दी जल्दी आपका रिवीजन करवाऊँगा, ठीक है। ये संरचनाएँ, ठीक है, ये संरचनाएँ क्या हैं, जैसे ये जो संरचना है वो कैसी हैं, सेल्स की। ये सभी संरचनाएँ एक जैसी दिखाई पड़ती हैं, है ना। ये सभी संरचनाएँ एक जैसी दिखाई पड़ती हैं, ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना शलकंद बनाते हैं, जैसे आपका प्याज, है ना। प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचना दिखाई देती है। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं क्या है, एक समान है। प्याज के आकार से कोई इसका संबंध नहीं है, ठीक है। प्याज के संबंध, इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। जब उन्होंने आविष्कार किया एक आवर्धक लेंस की खोज के बाद, उन्होंने एक आवर्धक लेंस की, जब आवर्धक लेंस की खोज हुई और उसके बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हो सका, तो यह पता चला कि एकमात्र कोशिका स्वयं में एक संपूर्ण जीव है। कैसे, जैसे अमीबा हो गया, क्लेमिडोमोनास हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये हो सकती है। इन सजीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। आप इसी से क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक कोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं। अमीबा होता है, क्लेमिडोमोनास होता है, पैरामीशियम होता है, बैक्टीरिया होता है। ये कैसे हैं, ये सब एक कोशिकीय जीव होते हैं। कैसे होते हैं दोस्त मेरे, एक कोशिकीय जीव होते हैं। क्लियर, बिल्कुल। अब अगर हम बात करें बहुकोशिकीय जीव की, तो बहुकोशिकीय जीव में क्या होता है कि बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हुए विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। इसके उदाहरण है फंजाई, यानी जो कवक है, पादप तथा जंतु, ये कैसे हैं, बहुकोशिकीय हैं। क्लियर है ना। एक कोशिकीय बहुकोशिकीय में समझ में आ गया। इसमें क्या होता है, एक कोशिकीय में क्या होता है कि एक कोशिकीय में एकमात्र कोशिका स्वयं में ही क्या करती है, संपूर्ण जीव विकसित कर लेती है। संपूर्ण जीव एक ही कोशिका में। लेकिन इसमें क्या है कि बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं इसमें समाहित होती हैं।
इसमें क्या है, एक कोशिका में अमीबा, क्लेमिडोमोनास, पैरामीशियम बैक्टीरिया, ये सब याद रखिएगा आप, है ना, उदाहरण इसका याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, प्रत्येक जो हमारे बहुकोशिकीय जीव होता है, एक कोशिकीय से ही विकसित हुआ है। जो प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव होता है, एक कोशिकीय से ही विकसित हुआ है। कैसे? ये कोशिकाएं विभाजित होकर अपने ही जैसे कोशिकाएं बनाती हैं। इस प्रकार सभी कोशिकाएं, स्टेटमेंट पूछता है, याद रखिएगा, इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो में आप बने रहिएगा भैया मेरे। देखिए, अगर आपको रॉबर्ट हुक के बारे में पूछेगा, तो रॉबर्ट हुक के बारे में पूछेगा कि रॉबर्ट का सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या किया, कोशिका का क्या किया, इन्होंने रिसर्च किया, कोशिका का पता लगाया। उसने कोशिका को क्या किया कि कार की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। अब पूछ सकता है कौन से सूक्ष्मदर्शी था, तो अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। क्लियर है ना? इस स्लाइड से, इस वाले से जो हम पढ़ा रहे हैं, इससे देखिए क्वेश्चंस बनेगा। देखिए, है ना, तो पहले क्या किया रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका का क्या किया, इन्होंने अध्ययन किया। अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्होंने देखा। किसकी सहायता से देखा? तो अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। अब हम आते हैं लीवेनहॉक की बात करते हैं। तो 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लीवेनहॉक कब 1674 में क्या किया, इन्हें उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। किसकी? अब पूछ सकता है कि जीवित कोशिकाओं का पता किसने लगाया, तो लीवेनहॉक ने लगाया। क्लियर है ना? और कोशिका का, एक जीवित कोशिका भी होती है, एक मृत कोशिका भी होती है, ठीक है। तो जीवित कोशिका का तो लीवेनहॉक ने ही लगाया, ठीक है। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन की बात करते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक होता है, अभी हमने दिखाया था प्याज की झिल्ली थी, उसमें केंद्रक था, डॉट लाइन था, तो उसमें तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि 1831 ईस्वी में कोशिका के केंद्रक का क्या किया, पता लगाया, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं। उसके बाद जे ई पुरकुंज ने 1839 में कोशिका में स्थित कि कोशिका में एक क्या होता है, तरल जैविक पदार्थ होता है जिसे हम जीव द्रव्य नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? जीव द्रव्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जीव द्रव्य का नाम किसने दिया था? तो पुरोकंज ने दिया था। जे ई पुरोकंज ने दिया था, इसको ध्यान रखिएगा। और दो वैज्ञानिक और थे। दो वैज्ञानिक कौन कौन से? एक स्लेडन था, एक स्वान था। स्लेडन और स्वान, इन्होंने क्या किया कि कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया। कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु क्या होते हैं, कोशिकाओं से बने होते हैं, है ना। इन्होंने सिद्धांत दिया कि स्लाइडन और स्वान ने सिद्धांत दिया कि ये जो हमारी जो पौधे तथा जंतु हैं, जो के कैसे बने होते हैं, कोशिकाओं से बने होते हैं, ठीक है। वे जीवन की मूलभूत क्या है, इकाई है। जीवन की क्या है, मूलभूत इकाई है। और कोशिका सिद्धांत को आगे कौन बढ़ाया? तो बिरचो 1855 में ने कोशिका सिद्धांत को क्या किया, आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है कि किसने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती को उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बना होता है। किसने बताया? तो बिरचो ने बताया। कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया और उन्होंने बताया, क्या बताया कि जो कोशिकाएं होती हैं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती हैं, ठीक है। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगों को समझना संभव हो सका। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज कब हुई? 1940 में, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। उसके बाद आसान हो गया। तो इस स्लाइड से, ये वाला जो हमने स्लाइड बताया है, छोटा सा स्लाइड्स, ये वाला से, इस वाले से, इसको आप देख कर जाइएगा दोस्त मेरे, एक बार फिर से पढ़िएगा वीडियो देख करके। मैं आपको बता दूं, आप वीडियो में बने रहिए, जब तक एग्जाम हो रहा रहे ग्रुप डी का, तब तक आप बने रहिए। डेफिनेटली जो मैं पढ़ा रहा हूँ साइंस में, आप पढ़ कर जाइए मेरे दोस्त। और आप सोच रहे हैं कि वन लीनियर से आपका क्वेश्चंस बन जाएगा और मेरिट में आ जाएंगे, डेफिनेटली जब तक आप स्टेटमेंट वाला जो 5 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप नहीं करिएगा, मेरिट नहीं बन पाएगी। इसलिए आप जो भी पढ़िए, वन लीनियर मत पढ़िए, थ्योरी पढ़िए।
बेसिक थ्योरी पढ़िए। स्टेटमेंट कोशिका के बारे में स्टेटमेंट दे देगा कि कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बना होता है, कोशिका खोज इसने किया था, कोशिका का पता है प्याज की झिल्ली पतली कार के पतली प्लेट में लगाया, मधुमक्खी की छत्ते, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो ऐसे स्टेटमेंट का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। इसलिए जो भी पढ़िए थ्योरी पढ़िए, एकदम डीप में पढ़ कर जाइए, ठीक है। वन लीनियर के चक्कर में ना पढ़िए, मैं बता दे रहा हूँ आपसे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए इसमें जैसे कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कैसे हम करते हैं, तो कुछ पदार्थ जैसे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, कोशिका झिल्ली के आर पार किसके द्वारा जाते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा, विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। विसरण प्रक्रिया द्वारा क्या आ जा सकते हैं, ठीक है। किसके द्वारा आते हैं, विसरण प्रक्रिया द्वारा आते हैं, ठीक है। और देखिए पदार्थों की जो गति होती है ना, पदार्थों की जो गति होती है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। ये आपको पता ही होगा कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होता है। इसके बाद में ध्यान रहे, ठीक है। देखिए कुछ इसी प्रकार कोशिका में होता है, कुछ इसी प्रकार कोशिका में होता है। उदाहरण के लिए जब कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो एक कोशिकीय अपशिष्ट है और इसका निष्कासन आवश्यक कोशिका में एकत्र हो जाता है, उसकी सांद्रता क्या है, बढ़ जाती है। जैसे कह रहा है कि जो कुछ पदार्थ होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ये क्या है, एक अपशिष्ट है जिसका निष्कासन आवश्यक जो होता है कोशिका में ही एकत्र हो जाता है, जिसकी कोशिका में एकत्र हो जाता है, जिसकी इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। तो जब सांद्रता जब बढ़ जाती है ना, तो कोशिका के जो बाह्य पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कोशिका में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है ना। वायु पर्यावरण में जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता होती है CO2 की, और सांद्रता जो होती है कोशिका की सांद्रता की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। तो क्या होता है कि जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका CO2 से क्या होती है, बाहर निकल जाती है। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल। अब इसके बाद अंडरलाइन किया हूँ, इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है, जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है, तो ऑक्सीजन बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा क्या है, चली जाती है, ठीक है। तो पूछता है कि जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है तो किसके माध्यम से ऑक्सीजन बाहर से कोशिका में जाता है, तो विसरण के माध्यम से जाता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोशिका तथा वायु पर्यावरण में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वह भी विसरण में क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर है ना। चलिए फैक्ट पढ़िए, फैक्ट बता दे रहा हूँ आपसे। जल के अणुओं की गति जब विभेदक वर्णात्मक परागम में झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। देखिए जल के अणुओं की जो गति होती है ना, जब विभेदक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। देखिए अब हम आते हैं जंतु कोशिका के। यदि हम जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा। देखिए ये बता रहा है कि जब हम किसी जंतु कोशिका को और पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम में अर्थात जल में, तनु विलयन वाला माध्यम में अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा है ना, नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा में रखा जाता है, तो जल जो होता है परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाता है। ऐसे विलयन को अल्प परासरणी दाबी विलयन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है कि अल्प परासरणी दाब विलयन किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि जल में जो शक्कर है मिलाते हैं और नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है ना। तो नमक की मात्रा कम हमें आप केमिस्ट्री में पढ़ाया है, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। पूरी हमने NCERT की केमिस्ट्री पढ़ाई हुई है, NCERT का साइंस पढ़ाया हुआ है 10th का, है ना। लाइट से लेकर के पूरा इलेक्ट्रिसिटी तक, तो ये सब सारे हमने पढ़ा दिया है, आप जा करके वहाँ देख सकते हैं। तो ठीक है,
तो इसमें क्या कह रहा है कि जल में जब शक्कर मिलाएंगे और नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा है में रखा जाता है, तो जल क्या होता है कि ये जो जल होता है ना, परासरण विधि द्वारा क्या होता है कि कोशिका के अंदर चला जाता है। जब कोशिका के अंदर चला जाता है आराम से, तो इसे अल्प परासरणी दाबी विलयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्प परासरणी दाबी विलयन कहा जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे में जब चला जाता है, तो कोशिका के अंदर जाने वाली जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाली जल की मात्रा से क्या होती है? अधिक होती है। मतलब कोशिका के अंदर जाने वाली जो जल की मात्रा है ना, जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाली जल की मात्रा से क्या होती है? अधिक होती है। क्लियर है ना? कोशिका के अंदर जाने वाली जो जल की मात्रा है ना, कोशिका से बाहर आने वाली जल की मात्रा से क्या होती है? अधिक होती है। जल कोशिका के अंदर चला जाता है तो कोशिका क्या होती है? फूलने लगती है ना? जिसे अल्प परासरणी कहते हैं। अब एक आता है समपरासरणी विलयन। समपरासरणी विलयन, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाता है जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता से ठीक बराबर हो, है ना? बाह्य जल की जो सांद्रता है, किसी माध्यम में विलयन में रखा जाए तो बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर होता है, तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। जब कोई शुद्ध गति नहीं होगी तो उसे बोलते हैं समपरासरी विलयन बोलते हैं, दूसरे नंबर पे। क्लियर है? बिल्कुल। तीसरा देख लेते हैं कि कोशिका के बाहर वाला जो विलयन है अंदर के घोल से अधिक सांद्र है। जो जल परासरण कोशिका से बाहर आ जाता है इसे बोलते हैं अति परासरणीय दाब विलयन। मतलब बाहर का जो विलयन है अंदर से क्या है? अधिक सांद्र है ना? इस स्थिति में कोशिका जो होता है, इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आ जाएगा। इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आ जाएगा और कम जल अंदर चला जाएगा, इसलिए कोशिका क्या है? सिकुड़ जाती है। इसलिए कोशिका क्या होती है? सिकुड़ जाती है। चलिए, ये 3 डिफिनीशन याद रखिएगा। क्लियर है ना? 3 डिफिनीशन याद रखिएगा। आइए यहाँ पे, एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीव, मतलब अलवणीय जो मतलब लवणीय जल में नहीं रहते हैं, तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। देखिए, इसमें पूछ सकता है कि एक कोशिकीय या अलवणीय जीव किसके माध्यम से जल का ग्रहण करते हैं? तो परासरण द्वारा जल को ग्रहण करते हैं। पौधे के मूल द्वारा जल का क्या होता है? अवशोषण होता है ना? परासरण इसका एक उदाहरण है ना? पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो परासरण द्वारा होता है। इस बात का पौधे के मूल द्वारा जल का जो अवशोषण होता है ये परासरण द्वारा होता है। ठीक है। कोशिका के जीवन में विसरण जल, है ना? कोशिका के जीवन में जो विसरण जल है तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त जो विसरण है कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषक ग्रहण करने में सहायक होता है ना? तो कोशिका के जीवन में जो विसरण जल होता है तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही होता है। अब देखिए, कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना और बाहर निकलना किसके द्वारा होता है? विसरण द्वारा ही होता है ना? इस प्रकार परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्लियर? तो अब इसको ध्यान में रखिएगा और इसको ध्यान में रखिएगा। पूछ सकता है कि पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो परासरण द्वारा होता है ना? और विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना किसके माध्यम से होता है? तो विसरण द्वारा होता है। ठीक है। ये फैक्ट्स हैं भैया मेरे। ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली कैसे होती है? एक लचीली होती है। कैसी होती है? लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है कि प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। क्लियर? बिल्कुल। चलिए, प्लाज्मा झिल्ली लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। कोशिका झिल्ली के बारे में बात करें, कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में
कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक कोशिकीय जीवों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिए, है ना। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ये क्वेश्चंस आया हुआ है कि एंडोसाइटोसिस कैसे किसे कहते हैं। तो कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में जो सहायता करते हैं, ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है ना। कोशिका भित्ति भी होती है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, सेल्यूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ होता है। ये पौधे को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली भी होती है। बात को ध्यान रखें, प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है, यह एक जटिल पदार्थ होता है, पौधों की संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। इतना याद रखिएगा इसको, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, जीव द्रव्य कुंचन किसे कहते हैं? जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा, है ना, पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पादप कोशिका में परासरण के माध्यम से जो हमारा पानी अवशोषण होता है, अगर पानी की हानि होती है तो झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप देखिएगा प्रीवियस में ये क्वेश्चंस आया हुआ है। ठीक है, जिसका एग्जाम बाकी है आप इसको देख कर जाइएगा। ठीक है, चलिए आइए। हाँ, और कहाँ है केंद्रक? अब आइए हम केंद्रक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, केंद्रक के बारे में हम बात करते हैं। ये तो क्रियाकलाप है। ठीक है, देखिए यहाँ दिया है कि कोशिका को रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन के अतिरिक्त किसका प्रयोग करते हैं? तो कोशिका को रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन के अतिरिक्त सेफ्रानिन तथा मेथिलीन ब्लू विलयन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? सेफ्रानिन अथवा मेथिलीन ब्लू विलयन का हम उपयोग कर सकते हैं, दिया हुआ है क्वेश्चंस में। ठीक है, केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक अस्तर होता है, जिसे क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का जो कोशिका द्रव्य होता है केंद्रक के बाहर जा पता है। ठीक है, केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ देखिएगा, केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं, है ना, जो कोशिका विभाजन के समान क्या होते हैं? छाड़ाकार दिखाई देते हैं, है ना। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की जो सूचना होती है ना, आनुवंशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल अणु के रूप में अगली संतति में होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। यह भी इम्पोर्टेंट है कि क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, तो आप इम्पोर्टेंट करिएगा, क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यकताएं सूचनाएं होती हैं। अब देखिए इसमें क्या करा है कि डीएनए अणु में क्या होता है कि डीएनए अणु में कोशिका का जो निर्माण होता है, कोशिका का निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं, है ना। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है ना, उसे यह डीएनए क्रोमैटिन पदार्थ के, है ना, रूप में विद्यमान होता है ना। क्रोमैटिन पदार्थ धागे की तरह संरचनाओं का एक जाल का पिंड होता है। जब कभी कोशिका विभाजित होती है तब यह क्रोमोसोम में क्या है? संगठित हो जाती है। कुछ जीवों में, है ना, कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में
एक अकेली कोशिका विभाजित होकर के दो नई कोशिकाएं बनाती हैं। यह कोशिका विकास एवं परिपक्वन को निर्धारित करती है तथा सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं में क्या होती है, निर्देशित करता है। क्लियर है, इसको पढ़िएगा। अब देखिए इसमें क्या है कि ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब आदि अथवा पूर्व, कैरियोट मतलब होता है केंद्रक। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। तो ऐसे जीव, इसको याद रखिएगा, ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है प्रोकैरियोटिक कहलाती है ना। और जिन जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है वे यूकैरियोटिक कहते हैं। क्लियर है, बिल्कुल। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और भी अन्य अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते हैं जो कि यूकैरियोटिक में होते हैं। ऐसे अंगकों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव के असंगठित होते हैं। जैसे हम बात करें प्रकाश संश्लेषी, है ना, संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिकाएं थैले की तरह संरचना के साथ होता है। प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया जो करते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया में जो क्लोरोफिल होता है झिल्लीदार पुटिका थैले की तरह संरचना के साथ होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लेस्टिड में होता है। कहाँ होता है, प्लेस्टिड में होता है। तो पूछ सकता है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लेस्टिड के रूप में होता है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषित बैक्टीरिया में जो क्लोरोफिल होता है झिल्लीदार पुटिका यानी थैले की तरह संरचना में दिखाई देता है। अब जैसे यहाँ पे ये संरचना बन गई, ये पूछ सकता है इस संरचना में, देखिए ये होता है, पहला जो लेयर होती है प्लाज्मा झिल्ली होती है, ये सेल्स भित्ति होती है, ये राइबोसोम होता है, और ये जो है ये कोशिकाएं है। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। ये कैसी कोशिकाएं हैं, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, कैसी कोशिकाएं हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है, जो फर्स्ट लेयर जो होती है ना, पहले फर्स्ट लेयर होती है कोशिका भित्ति, फिर उसके बाद प्लाज्मा झिल्ली, फिर राइबोसोम अंदर होता है, फिर ये कोशिकाएं होती है। इसको ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं कोशिका द्रव्य क्या होता है। कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कोशिका द्रव्य के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखा जो कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखा जो कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। इस क्षेत्र में बहुत हल्का जो धब्बा होता है उसे क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। भैया मेरे, ये हम समझ नहीं पाते हैं कि अब पूछ सकता है कि जो कोशिका झिल्ली में घिरा होता है, इस क्षेत्र में बहुत हल्का जो धब्बा होता है वो क्या होता है, तो भैया मेरे वो कोशिका द्रव्य होता है। ऐसे पूछ सकता है, जो हल्का जो धब्बा होता है वो क्या होता है, तो पूछ सकता है क्या होता है, तो कोशिका द्रव्य होता है। क्लियर है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य क्या होता है कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका जो द्रव्य होता है एक तरल पदार्थ होता है जिसमें बहुत सी विशिष्ट कोशिकाएं के घटक होता है जिन्हें कोशिका का अंगक कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का अंगक कहते हैं। और कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों मिलकर जीव द्रव्य कहते हैं। अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक जब दोनों मिलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। क्लियर, बिल्कुल। कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। प्रोकैरियोटिक यानी एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्र के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते हैं। मतलब वास्तविक केंद्र के अतिरिक्त इसमें झिल्ली युक्त अंगक नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रीय झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक होते हैं, है ना। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त नहीं होते हैं। इसलिए इनमें जीवों के गुण तब तक लक्षित नहीं होते हैं जब तक कि ये किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट नहीं कर पाते। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं वायरस की, है ना, वायरस के बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है झिल्ली की सार्थकता, झिल्ली की जो सार्थक झिल्ली की जो सार्थकता है, झिल्ली की जो, ये देखिए
झिल्ली की जो सार्थकता है वायरस के उदाहरणों से स्पष्ट कर देते हैं। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, इसलिए इसमें जीवों के गुण तब तक लक्षित नहीं होते हैं जब तक कि यह किसी सजीव की प्रविष्ट कोशिकाओं की मशीनरी का उपयोग करके अपना बहुगुणन नहीं कर पाता। मतलब वायरस जब तक एक्टिव नहीं होते हैं, जब तक किसी की बॉडी में प्रवेश न करे तब तक ये एक्टिव नहीं होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस स्लाइड से मैं आपको बता दूं, इस स्लाइड से क्वेश्चंस पूछेगा। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो आकार होता है 10⁻⁻6 मीटर यानी 1 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। यूकैरियोटिक कितना होता है? 5 से 100 माइक्रोमीटर होता है। 5 से 100 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है। केंद्रीय क्षेत्र है सुस्पष्ट, जो चारों ओर से केंद्रीय झिल्ली से घिरा होता है, लेकिन इसमें सुस्पष्ट केंद्रीय झिल्ली से घिरा नहीं होता है। ठीक है। इसमें क्या है कि क्रोमोसोम एक होता है। इसमें जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्रोमोसोम एक होता है, लेकिन इसमें क्रोमोसोम एक से अधिक होता है। दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है दोस्त मेरे? ठीक है। ठीक है। और कोशिका अंगों के बारे में बात करते हैं। कोशिका अंगक में क्या क्या होते हैं भैया मेरे? कोशिका अंगक में पिछले अनुभाग में केंद्रक के विषय में हमने पढ़ा है ना, केंद्रक के विषय में पढ़ा है। इसमें देखिए, इसे अंतःद्रवी जलिका ईआर के बारे में आया हुआ है। देखिएगा, मैं अभी पढ़ाऊँगा। अंतःप्रदिश जल हमने पिछले अनुभाग में केंद्रक के विषय में तो पढ़ लिया, बिल्कुल। अब अंतःद्रवी जलिका है ना, गाल्जी का उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड क्या होता है? कोशिका अंगों के महत्वपूर्ण उदाहरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी लाइन से आपसे पूछ सकता है कि कोशिका अंगकों के कौन कौन से उदाहरण हैं? तो आप कहेंगे कोशिका अंगकों के उदाहरण है अंतःद्रवी जलिका, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। कोशिका अंगों के क्या है? महत्वपूर्ण उदाहरण है। कोशिका अंगों क्या है? महत्वपूर्ण कोशिका अंगों के महत्वपूर्ण उदाहरण है ना। अंतःप्रदिश जलिका, गाल्जी का उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। ठीक है। देखिए, अब हम आते हैं अंतःप्रदिश जलिका, जो कोशिका के अंगक है ना। अंतःप्रदिश जलिका जो झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बड़ा तंत्र होता है। झिल्ली युक्त नलिका होती हैं, ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैलें पुटिकाओं की तरह दिखाई देती हैं। गोल या आयताकार थैलें पुटिकाओं की तरह दिखाई देती हैं। ठीक है। चलिए, अब कौन सा इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। ये वाला पूरा इम्पोर्टेंट है। देखिए कैसे, देखिए अंतःप्रदिश जलिका की रचना भी एक प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है ना। अंतःप्रदिश जलिका दो प्रकार की होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, तो इसको बोलते हैं रफ मतलब खुरदरी अंतःद्रवी जलिका। और एक होता है स्मूथ, तो स्मूथ मतलब चिकनी अंतःप्रदिश द्रवी जलिका। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था अभी के लेटेस्ट शिफ्ट जो हुआ है उसमें पूछा हुआ था। ठीक है, कि जो उसमें पूछा हुआ दो तरह की दिखाई चिकनी होती है। ठीक है। तो आर के बारे में बात करने, यानी रफ एम अंतःप्रदिश जलिका बारे में सूक्ष्मदर्शी से देखने पे ये कैसी दिखाई पड़ती हैं? खुरदरी दिखाई पड़ती हैं। ठीक है। क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? क्योंकि इस पर क्या लगे होते हैं? राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होता है। क्या संश्लेषित होता है? इस राइबोसोम पर क्या संश्लेषित होता है? तो प्रोटीन संश्लेषित होता है। ठीक है। तो खुरदुरी सूक्ष्मदर्शी से देखने पे, यानी आर सूक्ष्मदर्शी देखने में खुरदुरी दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? इस पे राइबोसोम होते हैं, और राइबोसोम पर क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषित होती है ना। तो राइबोसोम पर क्या होती है? प्रोटीन संश्लेषित होती है। ठीक है। राइबोसोम पे प्रोटीन संश्लेषित होती है। क्लियर है? बिल्कुल। आर जो होता है, यानी रफ अंतःप्रदिश जलिका होता है, प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार अंतःप्रदिश द्रवी जलिका के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेजता है। ठीक है। अगर हम
अंतःप्रदिश जल का बात करते हैं, वसा अथवा लिपिड, यही क्वेश्चन आया था कि स्मूथ होता है, क्या करता है कि वसा अथवा लिपिड जो है, वसा अथवा लिपिड, है ना, वसा अथवा लिपिड अणुओं के बनने में सहायता करती है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करती है। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवंत जनन कहते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम एवं हार्मोन्स की भांति कार्य करते हैं। ठीक है, तो अगर स्मूथ पूछेगा तो वसा का वो हो जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम दिया है जंतु कोशिका का, आप देख लीजिएगा। जंतु कोशिका में क्या क्या है, आपका केंद्रक है, गाल्जी का उपकरण है, प्लाज्मा झिल्ली है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, खुरदरी अंतःप्रदिश द्रव्यजलिका है, केंद्रीय झिल्ली है, चिकनी अंतःप्रदिश द्रव्यजलिका है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें अंतःप्रद द्रव्यजलिका जो होती है, एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों में मध्य तथा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रों के मध्य क्या करती है कि ये प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करता है ना, प्रोटीन के परिवहन करती है। ठीक है, प्रोटीन का परिवहन करती है। ER कोशिका के कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रवी ढांचे का क्या करती है, कार्य भी करती है ना। ये यकृत की कोशिकाओं में क्या करती है, यकृत की कोशिकाओं में जो आपका जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है, ये बीज तथा दवा को निराभिषीकरण करने में महत्वपूर्ण होती है, जो स्मूथ होती है। यानी जो आपका क्या जो स्मूथ का मतलब जो आपने बोला था कि जो आपके स्मूथ जो होती है अंतःप्रदिश द्रव्यजलिका, ये बीज तथा दवा को क्या करता है, निराभिषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, देखिएगा, ये आ भी सकता है, बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब गाल्जी का उपकरण के बारे में देखते लेते हैं, है ना। गाल्जी का उपकरण में कैमलो गाल्जी द्वारा गाल्जी का उपकरण झिल्ली की युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के समांतर रूप में सजी रहती हैं, है ना, एक दूसरे के समांतर रूप में क्या है, सजी रहती हैं। ठीक है, जिन्हें क्या करते हैं, कुंडिका कहते हैं, सजी रहती हैं, जिन्हें क्या करते हैं, कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क अंतःप्रदिश झिल्लियों से होता है, इसलिए जटिल कोशिकाएं झिल्ली तंत्र एक दूसरे को बनाती है। ठीक है, ज़्यादा हम ध्यान नहीं देना है, जो है उसी पर ध्यान देना है। ठीक है, गाल्जी का उपकरण देखिए, पुट्टिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना, ये इसमें शामिल है। गाल्जी उपकरण के दौरान लाइसोसोम को भी क्या होता है, बनाया जाता है। तो गाल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। तो पूछता है कि किस उपकरण के द्वारा हम पुट्टिका में पदार्थों, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि पुट्टिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा उसे बंद किसके द्वारा करते हैं, तो गाल्जी का उपकरण द्वारा करते हैं। ठीक है, गाल्जी का उपकरण द्वारा करते हैं। ठीक है, अब देखिए पैकेजिंग का काम भी, अब देखिए इसमें कहता है कि अंतःप्रदिश द्रव्यजलिका में संश्लेषित पदार्थों में गाल्जी जो उपकरण है, गाल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं। उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में क्या होता है, भेजा जाता है। इस कार्य में उन्हें पुटिकाओं में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना होता है। तो ये पूछता है कि गाल्जी का उपकरण का क्या कार्य है, तो ये सब स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछता है। और गाल्जी का उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोचते हैं कि सर बहुत लंबा वीडियो बना देते हैं सर, भैया मैं 30-35 मिनट एक चैप्टर फिनिश करता हूँ, वह भी लाइन बाय लाइन, और वह भी इम्पोर्टेंट। आप देखिएगा, एग्जाम हो जाने दीजिए, आंसर की आने दीजिए, फिर मेरा वीडियो देख करके आप बताइएगा। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि बहुत टाइम टेकन है, कुछ टाइम टेकन नहीं है मेरे दोस्त, मैं बता दे रहा हूँ, कुछ टाइम टेकन नहीं है। ठीक है, चलिए लाइसोसोम के बारे में देख लेते हैं। लाइसोसोम के बारे में भी आया था। लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है, इन्हें पाचक एंजाइम कहते हैं। ER इन एंजाइम को बनाता है। देखिए कौन से, यानी जो रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेक्टिकुलम होते हैं, वो पाचक एंजाइम बनाते हैं। क्या बोलाते हैं, इन एंजाइमों को बनाते हैं, पाचक एंजाइमों को। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाले तंत्र हैं। अब देखिए लाइसोसोम क्या करता है कि लाइसोसोम जो कोशिका में अपशिष्ट होता है उसे निपटाने वाला कार्य करता है। ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके
टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी लाइन इंपॉर्टेंट है ये, बता दे रहा हूँ, है ना। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक जैसे लाइसोसोम, है ना, पुराने अंगक जैसे लाइसोसोम क्या करता है ये, इंपॉर्टेंट है भैया मेरे। लाइसोसोम, लाइसोसोम में क्या होते हैं, चले जाते हैं, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में ये क्या करता है, तोड़ देता है। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। कोशिकीय चयापचय में क्या होते हैं, व्यवधान कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है ना, क्षतिग्रस्त मृत हो जाती है तो लाइसोसोम क्या होता है, फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली बोलते, आत्मघाती थैली बोलते हैं, है ना। कोशिका की लाइसोसोम को कोशिका को आत्मघाती थैली भी बोलते हैं, ठीक है। कैमलो गाल्जी नामक एक वैज्ञानिक थे। 7 जुलाई 1843 को ब्रेसिका के समीप कोर्टेनो में हुआ था इनका जन्म। उन्होंने पाविया विश्वविद्यालय से मेडिसिन में क्या किया, अध्ययन किया था। तो कैमलो गाल्जी ने ही इनका रिसर्च किया था लाइसोसोम का, है ना। इस विधि को ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इस विधि में सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल का उपयोग किया गया था और विशेषतः यह कोशिकाओं की कोमल शाखाओं की प्रक्रियाओं के लिए, है ना, प्रक्रियाओं के मार्ग का पता लगाने में महत्वपूर्ण था, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग, क्लियर। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी पूछता है कि दोहरी झिल्ली के किस कौन कौन बना होता है, तो पहला तो माइटोकॉन्ड्रिया ही बना होता है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, भीतरी झिल्ली बहुत वलित होती है। ये भी पूछ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में दो झिल्ली होती है, बाहरी झिल्ली क्या होती है, वो छिद्रित होता है, जैसे बाहर हमारा छिद्रित होता है, उसके बाद भीतरी झिल्ली क्या होती है, वलित होता है ना। ये वलय एटीपी बनाने वाले रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्रों को बड़ा बड़ा बनाती है ना। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया यानी एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है। एटीपी एटीपी कोशिका की ऊर्जा है जो शरीर के नए रासायनिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य करने के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछता है कि ऊर्जा का संचय माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ करता है, तो यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंग है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही अद्भुत अंगक है क्योंकि इनमें उसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है, क्योंकि इनमें उनका डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होते हैं, खुद का पूछता है कि कौन सा ऐसा कोशिकीय अंगक है, कोशिका अंगक है जिसमें स्वयं का डीएनए तथा राइबोसोम होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए तथा राइबोसोम होता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया अपना स्वयं प्रोटीन बनाते हैं, कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं, इसमें स्वयं का डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। क्लियर है ना, क्लियर है आपको। अब आते हैं प्लेस्टिड के बारे में बात करते हैं। प्लेस्टिड केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, इस बात का ध्यान रहेगा। प्लेस्टिड केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। प्लेस्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट जिसे रंगीन प्लेस्टिड बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट जिसे श्वेत तथा रंगीन प्लेस्टिड बोलते हैं, श्वेत तथा रंगीन प्लास्टिक बोलते हैं, है ना। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधे में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, है ना। तो पूछ सकता है कि ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है, तो ल्यूको जो प्लास्ट होता है श्वेत तथा रंगहीन प्लास्टिड होते हैं, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट कैसा होता है, तो ये रंगीन प्लास्टिड होते हैं। इस बारे में इसका ध्यान रहेगा आपको, ठीक है। सब पूछेगा दोस्त मेरे, आप देखिएगा। आपके शिफ्ट में क्या पूछ दो, कोई पता है, कोई पता नहीं है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त पीले अथवा नारंगी रंग के जो होते हैं वर्णक होते हैं। कौन से रंग के, एक पीले रंग के, एक नारंगी रंग के वर्णक होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है, जिसमें ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक होता है। तो पूछ सकता है कि कौन सा प्लास्टिड प्रथम अंगक है, तो ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक होता है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थों को संचित होते हैं। प्रोटीन जैसे पदार्थ क्या होते हैं, संचित होते हैं। क्लियर, बिल्कुल। और इसके बाद आता है क्लोरोप्लास्ट की भीतरी संरचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं।
प्लेस्टिड व संरचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लेस्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होता था, उसके प्लेस्टिड में क्या होता है, डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की जो भीतरी जो संरचना होती है, इसमें बहुत से झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्टोमेटा में कहाँ स्थित होती है। ठीक है, समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं रसधानी के बारे में आते हैं। ठीक है, रसधानी ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं, है ना। जंतु कोशिकाओं में रसधानी छोटी होती है ना, जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानी बहुत बड़ी होती हैं। तो रसधानी जो होती हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती हैं। कोशिका के आयतन का 50 से 90% तक होता है। रसधानी कितना होता है, कोशिका के 50 से 90% तक होता है। कोशिका के 50 से क्या होता है, 90% तक होता है। ठीक है ना। पादप कोशिकाओं में रसधानी में कोशिका द्रव्य भरा रहता है। ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। ठीक है। एक उसके जीव जैसे अमीबा की खाद्य रसधानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। एक उसके जीव में विशिष्ट रसधानी अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है, तो कोशिका है। यह जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है। अगर जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई पूछेगा तो कोशिका हो जाएगा, और सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है तो ये भी क्या हो जाएगा, कोशिका हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, एक बच गया आपका कोशिका विभाजन, है ना। कोशिका विभाजन बच गया। अब कोशिका विभाजन से क्वेश्चन आता है, नहीं चलिए मैं पढ़ा ही देता हूँ, थोड़ा सा और बचा हुआ है। ठीक है, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा बस। कोशिका विभाजन की बात करते हैं तो जीवधारियों में देखिए, कोशिका अगर विभाजन की बात करते हैं तो जीवधारियों में वृद्धि हेतु नए कोशिकाएं बनती हैं, जिससे पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन हो जाता है। प्रजनन हेतु क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। जब नई कोशिकाएं बनती हैं तो उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। एक सूत्री विभाजन और एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। थोड़ा देखिएगा, दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा देखिएगा अच्छे से, मैं जूम कर लेता हूँ। सूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन, दो प्रकार की कोशिकाएं का विभाजन की प्रक्रिया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी मैं बताऊंगा कैसे। डायग्राम भी दे सकता है इसका। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिसमें अधिकतर कोशिका वृद्धि हेतु विभाजित किया जाता है, उसे अधिकतर कोशिका वृद्धि हेतु विभाजित किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं, जब अधिक कोशिका विभाजन किया जाता है उसमें बोलते हैं उसे विभाजक, सूत्री विभाजक कहते हैं, है ना। उसे क्या बोलते हैं, यहाँ दिया होगा समसूत्री, उसे सूत्री विभाजक कहते हैं, है ना। सूत्री विभाजक कहते हैं। इस प्रक्रिया में अब देखिए इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका जिसे मात्र कोशिकाएं कहते हैं, विभाजित हो करके ये क्या करती हैं, इसमें ध्यान देखिएगा, विभाजित हो करके ये पूछता है कि विभाजित हो करके दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती हैं। ठीक है, विभाजित हो करके, जैसे देखिए ये मात्र कोशिकाएं हैं, ये आपका गुणसूत्र है, ये मात्र कोशिकाएं में दिया हुआ है। ठीक है, विभाजित हो करके, जैसे ये जब विभाजित हुई तो दो रेड वाला बना और दो ये बना, फिर इसमें दो रेड वाला बना, तो ये समसूत्री, इसमें विभाजन हो गया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं के समान होती है। ये जीवों में वृद्धि एवं ऊतकों के मरम्मत में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। ठीक है। अब देखिए इसके बारे में हम बात करते हैं, अगर हम तो अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं। विभाजन जो होता है अलग प्रकार का विभाजन है ना। इसमें जो है अलग प्रकार का विभाजन होता है जिसे अर्धसूत्रण कहते हैं, जिसमें प्रायः दो विभाजन है। जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है, अर्धसूत्रण द्वारा, तो इसमें दो की जगह चार नई कोशिकाएं बनती हैं, है ना। दो की जगह चार नई कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है।
नई कोशिकाओं में मात्र कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आधी होती है। मात्र कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? ये आधी होती है। ठीक है। अब देखिए मात्र कोशिकाओं में, ये मात्र कोशिका है, तो मात्र कोशिकाओं की तुलना में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी इनसे 2 और इनसे भी 2 और फर्स्ट वाले से भी 2, यानी अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। ठीक है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा, मैं जल्दी में हूँ वरना मैं इसको समझाता। चलिए ये देख पढ़ लीजिएगा एक बार आप। ठीक है। और ये पढ़ लीजिएगा जो हमने सीखा, ये क्या सीखा इसको पढ़कर ही जाइएगा। जो छोटा मोटा ये सारांश है छोटा सा, ये इसको पढ़कर ही जाइएगा। ठीक है मेरे दोस्त, पढ़कर ही जाइएगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, लेकिन इसको पढ़कर ही जाइएगा। पढ़कर कैसे जाइएगा? हमने अंडरलाइन किया है, आपको सिर्फ पढ़ना है। ठीक है। क्या पढ़ना है कि पूछ सकता है कि ल्यूकोप्लास्टिक का प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो प्लास्टिक में संचय करना ही होता है। पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। इसका कलर कैसा होता है? क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट ये प्रकाश संश्लेषण में होते हैं, है ना। जुधारियों में कायिक वृद्धि होता है जिसे कोशिका विभाजित कहते हैं। ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, इसको पढ़ कर जाइएगा। ओके दोस्त मेरे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्त, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए कि जल्दी पढ़ना है आपको, यानी 1 घंटे 45 मिनट में पढ़ना है, पूरे चैप्टर पढ़ना है और थ्योरेटिकल पूरा पढ़ना है। तो आप इस वीडियो को देख कर जाइए। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, वंदे मातरम।